अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसका मेन पर्पस था कि ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस फाइंड आउट किया जा सके, यानी पता लगाया जा सके कि जो ह्यूमंस के अंदर या इंसान के अंदर डीएनए पाया जाता है उसका सीक्वेंस क्या है। ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया था ताकि पता लगा सकें कि ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है उसका सीक्वेंस क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है कोडिंग, नॉन कोडिंग और रेगुलेटरी एलिमेंट्स की, यानी कि आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ज़रिए जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा डीएनए जो है वो जीन का है या कौन कौन सा डीएनए प्रोटीन बनाता है या कौन सा डीएनए ऐसा है जो प्रोटीन नहीं बनाता और कौन सा डीएनए का पार्ट ऐसा है जो दूसरी जीन्स को रेगुलेट करता है या उसके एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ था 2003 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने अप्रॉक्सीमेटली 90% जो ह्यूमन जीनोम था उसको पता लगा लिया था कि उसका सीक्वेंस क्या है, और ये 90% उस वक़्त की जो टेक्नोलॉजीज़ थी उसको यूज़ करते हुए या उसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि उन्होंने 90% सीक्वेंस मालूम कर लिया था। अब तो अगर आप टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो बहुत एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन हम बात करें 2003 की, जब इन्होंने अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पब्लिश किया था तो उस वक्त उन्होंने क्लेम किया था कि हमने 90% ह्यूमन जीनोम जो है उसका सीक्वेंस पता लगा लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो जीनोम का सीक्वेंस पता किया। तो उसके लिए जो उन्होंने टेक्निक्स यूज़ की, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन सेल्स के अंदर से। सारा का सारा डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया या उसको सेल के अंदर से बाहर निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन की और डीएनए को छोटे छोटे थाउजेंड्स फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने एंडोन्यूक्लिएजेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जिन्होंने डीएनए को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर दिया और उनके पास थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आ गए। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, इन फ्रेगमेंट्स को BAC जो कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसके अंदर डाल दिया। ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वेक्टर के तौर पर काम करता है जो कि आपके डीएनए को उठाकर होस्ट सेल में ले जाता है। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा BAC है और ये हमारे फ्रेगमेंट्स हैं। तो यानी कि एक एक फ्रेगमेंट जो था उन्होंने अपने वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने PCR एम्प्लीफिकेशन की फ्रेगमेंट्स की, यानी जो एक फ्रेगमेंट था उसको एम्प्लीफाई करके उसकी हज़ारों कॉपीज़ बनाई ताकि उसको आराम से स्टडी किया जा सके। हज़ारों कॉपीज़ बनाने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी जो है वो बना दी या लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर दी। जो लाइब्रेरीज़ थी उसके अंदर क्या था कि जो आपके सारे फ्रेगमेंट्स थे वो सारे के सारे उसके अंदर अरेंज फॉर्म में मौजूद थे और मिलियंस की कॉपीज़ में मौजूद थे। यानी कि अगर मैं कहती हूँ मेरा फ्रेगमेंट नंबर 1 था तो फ्रेगमेंट नंबर 1 की 1000 कॉपीज़ थी, फ्रेगमेंट नंबर 2 की 1000 कॉपीज़ थी, फ्रेगमेंट नंबर 3 की 1000 कॉपीज़ थी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे किताबें लाइब्रेरी में अरेंज की जाती हैं कि आपने जौन सी किताब लेनी है वहाँ से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने प्लाज्मिड डीएनए लाइब्रेरी बना लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने की सीक्वेंसिंग। एक एक फ्रेगमेंट को पकड़ते गए और उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग करते गए। जैसे जैसे कि फिर दूसरा फ्रेगमेंट को पकड़ा, उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग की, तीसरा फ्रेगमेंट पकड़ा, उसकी सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग करने के बाद उनके पास आ गया कि भाई इसके अंदर इस तरह से जो 4 बेसिस डीएनए की हैं वो अरेंज हैं। फाइनल सीक्वेंस मालूम करने के लिए उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ओवरलैपिंग का मेथड इस्तेमाल किया। ओवरलैपिंग मेथड में क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे ये फ्रेगमेंट था और ये सेकंड फ्रेगमेंट था, यहाँ पर आप देखें एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि मेरा सीक्वेंस था जी ATCG, उसके बाद CGTA, ये दूसरे फ्रेगमेंट का सीक्वेंस है, यानी कि पहले फ्रेगमेंट का सीक्वेंस ये है, ठीक है, और दूसरे फ्रेगमेंट का सीक्वेंस ये है। अब आप देखें A आ गया मेरे पास, मैंने इसको उठा लिया, उसके बाद T आ गया, मैंने इसको उठा लिया। यहाँ पर आप देखें C और C एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं।
मैंने इसको पिक कर लिया। इसकी तरह से जी और जी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो मैंने जी को पिक कर लिया और उसके बाद सेकंड फ्रैगमेंट का बाकी हिस्सा भी मैंने पिक कर लिया। तो इस तरह से मैंने ओवरलैपिंग मेथड के ज़रिए अपना जो डीएनए का सीक्वेंस था वो फाइंड आउट कर लिया। सेम मेथड उन्होंने यूज़ किया ओवरलैपिंग मेथड का और उसके बाद फाइंड आउट कर लिया कि इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। अब पर्पस क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला पर्पस था वो था कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकें जेनेटिक मैप ह्यूमन जीनोम का, यानी कि आप बता सकें कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज हैं। यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 जीन है तो 5 जीन क्रोमोसोम के ऊपर किस तरह से अरेंज हैं, कौन कौन से नंबर में अरेंज हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास है क्रोमोसोम एक्स और इस क्रोमोसोम एक्स के ऊपर आप ऊपर से लेकर नीचे देख सकते हैं कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया कि इस पोजीशन पे ये जीन है, इस पोजीशन पे ये जीन है, इस पोजीशन पे ये जीन है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे कोई कहता है कि हीमोफीलिया ए की जीन फाइंड आउट करके बताओ तो मैं कह सकती हूँ कि भाई क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर हीमोफीलिया ए की जीन मौजूद है और वो भी इस पोजीशन पे। तो आप यहाँ से जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मेन पर्पस जो था वो ये था। अब जेनेटिक मैपिंग ने हमारी क्या मदद की कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग जीन्स को। यानी हमें पता चल गया कि अच्छा ये जीन इस क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे जो पाई जाती है ये डिजीज़ कॉजिंग जीन है। जैसे कि हमारे पास एक जेनेटिक डिजीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी ख़राब हो जाती है। यानी कि पर्सन जो है वो शेक करना शुरू कर जाता है या उसके हाथ पाँव जो है वो कांपते हैं, उसके वॉलंटरी एक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो तब होती है जब एक यूनिक साइट पाई जाती है डीएनए के अंदर। यूनिक साइट कौन सी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि एक पर्सन को हंटिंगटन डिजीज़ है और दूसरे को नहीं है तो आप उस यूनिक साइट के ज़रिए पता लगा सकते हैं। अगर वो यूनिक साइट प्रेजेंट है तो उस पर्सन को हंटिंगटन डिजीज़ होने के चांसेस हैं, अगर वो यूनिक साइट प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्सन नॉर्मल है। तो इस तरह से जेनेटिक मैपिंग हमें हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी पोजीशन पर कौन सी डिजीज़ कॉजिंग जीन मौजूद है। ह्यूमन जीनोम जो है वो 25 टाइम या 25 गुना ज़्यादा बड़ा है अभी तक जितने भी जीनोम्स को सीक्वेंस किया गया है उनके मुकाबले में। अब आ जाता है दूसरा गोल कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का दूसरा गोल क्या था। तो दूसरा गोल था बेस सीक्वेंस को फाइंड आउट करना। बेस को देखें तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर 4 बेसिस आ जाती हैं, ए, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। अब दूसरा गोल ये था कि ये 4 बेसिस किस तरह से अरेंज हैं। ह्यूमंस के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 बिलियन बेस पेयर्स जीन्स के अंदर नॉन कोडिंग रीजन्स के अंदर या रेगुलेटरी रीजन्स के अंदर किस तरह से अरेंज हैं वो फाइंड आउट भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने किया, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने का हमारा पर्पस क्या था? ताकि हमें पता चल जाए कि नॉर्मल जीन का जो सीक्वेंस है वो कौन सा है और जो डिजीज़ जीन्स हैं या जेनेटिक डिजीज़ हैं वो किस वजह से बन रही हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा क्रोमोसोम आ जाता है। इस क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक मैपिंग की है कि हमें बताया कि इस पोजीशन के ऊपर कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन सी डिजीज़ कॉजिंग जीन प्रेजेंट हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फ़र्ज़ करें मैं इस जीन को स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमने बेस सीक्वेंस मैपिंग की मदद से फाइंड आउट कर लिया कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस है इसका, यानी कि वो 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स थी वो 4 न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से इस जीन के अंदर अरेंज है। और अगर इसमें से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये जेनेटिक डिजीज़ होगी या जेनेटिक डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमारी मदद की फाइंड आउट करने में कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी पोजीशन पर कौन सी जीन्स मौजूद हैं और कौन सी और किसी भी जीन का डीएनए सीक्वेंस क्या है या उसमें बेसिस 4 बेसिस जो डीएनए की हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।